हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको घटना सार को एमसीक्यू फॉर्म में करवा रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपको याद रखने में आसानी होगी हर एक टॉपिक, क्योंकि थ्योरी के फॉर्म में रखा गया है, थोड़ा सा बोरिंग लगता है स्टूडेंट को। इसलिए हमने कुछ इनिशिएटिव लिया था कि अगर मैं आपको एमसीक्यू के फॉर्म में करवाता हूँ तो थोड़ा सा हो सकता है आपको जल्दी से याद हो जाए। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर जो भी आप, इससे पहले इकोनॉमिक्स का पोर्शन हमने अपलोड कर दिया है, ये दूसरा पार्ट है। और जो आपका राष्ट्रीय संस्कृतता परिदृश्य था या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य था या आपका जो सारांश वन लाइनर था, उन सबको एमसीक्यू के फॉर्म में करवा दिया गया है। सबका पीडीएफ मिल गया है, जाकर आप वहां से देख लीजिए। ठीक है। और इसका अगर क्विज के फॉर्म में करना है, इसी का जो क्वेश्चन है, इसको आईएएस संतोषी आईएएस 2.0 चैनल है, वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर क्यूज के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका क्या रहा है, कह रहे हैं कि आईआरसीटी और आईआरएफसी। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं आईआरसीटी और आईआरएफसी को मार्च 2025 में नवरत्न का दर्जा मिल गया। किसका दर्जा मिला है? नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल गया है। दूसरा आपका स्टेटमेंट कह रहे हैं कि इन दोनों कंपनियों को नवरत्न का दर्जा देने से रेलवे को सूचीबद्ध पीएसयू को यह दर्जा मिल गया। तो जो रेलवे में दर्ज सूचीबद्ध पीएसयू थे, उनको यह दर्जा मिल गया है। तो याद रख लेंगे, ये भी आपका सही है। कह रहे हैं आईआरसीटी भारत की सबसे पुरानी नवरत्न कंपनी है। कह रहे हैं आईआरसीटी क्या है? भारत की सबसे पुरानी नवरत्न कंपनी है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि आईआरसीटी से पहले एक नवरत्न कंपनी थी, उसका नाम क्या था? कॉनकॉर था। याद रख लेंगे क्या था? कॉनकॉर। जो लोग ये मैगजीन पढ़ चुके होंगे उनको बहुत आसानी से लग रहा, मतलब आसान लग रहा होगा ये सब। ठीक है। तो ये क्या थी? आईआरसीटी भारत की सबसे पुरानी क्या थी? नवरत्न कंपनी थी। ये गलत है आपका। कॉनकॉर जो है वो सबसे पुरानी नवरत्न। ये इसको कब दर्जा मिला था? इसको 2014 में दर्जा मिल गया था। ये याद रखें, कब? 2014 में दर्जा मिला था। अब देखिए, जो 7 अभी प्रेजेंट टाइम में जो अभी मिले हैं, 2 और, इससे पहले 5 मिले थे। ठीक है। अभी 2 और मिल गए हैं। तो सातों कितने हो? सातों का नाम आपको पता होना चाहिए, कि हो सकता है आपको स्टेटमेंट में दे दे इसमें कौन सी कंपनी है जो नवरत्न नहीं है रेलवे की। तो रेलवे की ये कंपनियां हैं, इनका नाम याद रख लेंगे। पहला कंपनी तो आप कौन कौन याद ही रख लीजिएगा। दूसरी कंपनी कौन सी याद रख लेंगे? दूसरी कंपनी याद रख लेंगे, आरवीएनएल। याद रख लेंगे, दूसरी कौन सी है? आरवीएनएल। इसको कहते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड। और तीसरी कंपनी कौन सी है? तीसरी कंपनी है कौन सी? इरकॉन। याद रख लेंगे, कौन सा? इरकॉन आपकी, सॉरी, ये इरकॉन। इरकॉन। ठीक है। ये क्या है? इरकॉन जो है आपकी, ये तीसरी कंपनी है। चौथी कंपनी कौन सी है आपकी? चौथी कंपनी है राइट्स। याद रखेंगे, राइट्स। ये आपकी कौन सी कंपनी है? चौथी कंपनी है। और पांचवी कंपनी कौन सी है आपकी? पांचवी कंपनी है रेल टेल। ठीक है। तो रेल टेल। ठीक है। तो ये क्या है? पांचवी कंपनी। और छठवीं तो आपको पता ही होगा, आई आर सी टी सी। ये आपकी छठी कंपनी है। सातवीं कंपनी कौन सी है? सातवीं कंपनी है आपका ये आई आर एफ सी। आई आर एफ सी, ये आपकी सातवीं कंपनी है। तो ये सातों कंपनी आपको याद रखना होगा। आपको क्वेश्चन वहां पर बना सकता है कि कौन सी कंपनी नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनी है। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो यहाँ पर आरवीएनएल है, इरकॉन है, राइट्स है, रेलटेल है, आईआरसीटीसी है और आईआरएफसी है। इतनी कंपनियों को क्या हुआ है? इतनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा, ये सभी रेलवे की कंपनी है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट आपका, एक मिनट, हाँ, स्टेटमेंट सही है तो पहला और दूसरा सही है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही है। देखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट कह रहा है कि कथन 1 और 2 सही है, क्योंकि मार्च 2025 में आईआरसीटी और आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा मिला, जिससे कुल 7 पीएसयू नवरत्न बन गए हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि आईआरसीटी सबसे पुरानी नवरत्न कंपनी नहीं है।
कौन कौर को जुलाई 2014 में यह दर्जा पहले से सबसे पहले मिला था, ये याद रख लेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या रखना है, ये याद रखना है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, ये देखिए दूसरा ये क्वेश्चन बनेगा, ये तीनों स्टेटमेंट आप पढ़िए, इसके बाद आप बताइए कौन सा आपका सही है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है तीनों स्टेटमेंट में। पहला कह रहा है कि किसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा तभी दिया जाता है जब वह पिछले 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्षों तक उत्कृष्ट एमयू, ठीक है, रेटिंग प्राप्त करें। तो जो उत्कृष्ट एमयू जो रेटिंग प्राप्त करते हैं उन्हीं कंपनियों को क्या किया जाता है, ये इसका दर्जा दिया जाता है, ये कह रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, दूसरा स्टेटमेंट कर रहे हैं नवरत्न का दर्जा देने के लिए शुद्ध संपत्ति लाभ प्रति शेयर आय आदि मानदंडों को देखा जाता है। तो कह रहे हैं जो वहां पे उनकी शुद्ध संपत्ति होती है, लाभ होता है, प्रति शेयर होता है, इन सभी मानदंडों को देखा जाता है। तो सही है, किसी भी कंपनी को, हम रेलवे की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी को अगर नवरत्न का दर्जा देना है तो ये सभी चीजें देखी जाती हैं। नवरत्न का दर्जा भारत के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत रेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। कह रहे हैं नवरत्न का दर्जा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत रेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है, ये गलत है। अब देखिए जो नवरत्न का दर्जा होता है, नवरत्न का दर्जा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज जो वित्त मंत्रालय के अधीन है वो देता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो याद कर लेते हैं कि कौन नवरत्न की कंपनी है कौन नहीं है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए ये नवरत्न कंपनी का दर्जा देता कौन है। तो ये कौन देता है, वित्त मंत्रालय के अधीन एक होता है डीपीई, याद रखेंगे डीपीई, जिसको कहते हैं आप क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, यही देता है। तो तीसरा वाला आपका स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि एक और दो सही है, अब एक और दो सही है, यहाँ पर तीसरा देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं नवरत्न दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन और वित्तीय मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा गलत क्यों है, क्योंकि नवरत्न का दर्जा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज डीपीई यही देता है, जो किसके अधीन कार्य करता है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधीन कार्य करता है, ना कि रेल मिनिस्ट्री के अधीन कार्य करता है, ये याद रख लेंगे। तो अभी हमने दो क्वेश्चन किसके बारे में देखे, दोनों जो कंपनियां हैं रेलवे की, आईआरसीटी और आईआरएफसी। कौन कौन सी कंपनियां हैं, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी, ठीक है। तो ये दोनों कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया, इसको 6ठे नंबर पर, इसका 7वें नंबर पर, ठीक है। तो ये इतना याद रखना है, इससे ज्यादा आपका कुछ पूछा नहीं जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहां पर, ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीनों आप स्टेटमेंट पढ़िए, इसके बाद बताइए कौन सा आपका सही है। ये क्या है, एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल का अनावरण किया गया है। वन नेशन वन पोर्ट, याद रखिए, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चलता नहीं उत्तर प्रदेश में, ऐसे वन नेशन वन पोर्ट पर एक मतलब प्रक्रिया है, इसको इसके बारे में देखते हैं। कह रहे हैं वन एक राष्ट्र एक बंदरगाह, क्या करें, एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया ONOP का उद्देश्य भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों में प्रक्रियाओं को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करना है। इसका प्रमुख मतलब जो इसका उद्देश्य है जो ये चलाया गया है, ठीक है। तो पहला ये कह रहे हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि आपका ONOP पहल से दस्तावेजीकरण और प्रक्रियात्मक विसंगतियों को दूर करने में मदद मिलेगी, ठीक है। ONP initiative will help eliminate documentation and procedural discrepancies, मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट ये होता है, ये क्या होता है, ये सबको मतलब इलिमिनेट किया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं पहला और दूसरा, ये तीसरा कह रहे हैं यह पहल भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया है। कह रहे हैं एक राष्ट्र एक बंदरगाह जो प्रक्रिया है, ये पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये कह रहे हैं रेलवे द्वारा शुरू किया गया है। ये गलत है, रेलवे यहाँ पर ये नहीं पहल शुरू की है। पहला आपका सही है, दूसरा सही है। यह पहल किसके द्वारा से शुरू किया गया है,
ये बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। याद रखिएगा, जिसको बोला जाता है MOPSW, ठीक है। बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ये याद रख लेंगे। यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं। 1 और 2 सही है। ये देखिए, इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसको बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल, ठीक है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, अब इसका अनावरण किसने किया था? इसका अनावरण केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया था, जो इसी के मंत्री हैं, ठीक है, केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। करें, भारत ने विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में 24वें स्थान से 22 स्थान तक छलांग लगाई है। करें, जो भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में क्या किए हैं? 24वें स्थान से 22वें स्थान तक छलांग लगाई है, ठीक है। पहला तो ये आपका ये स्टेटमेंट कह रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि सागर आकलन के अंतर्गत लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स शुरू किया गया है। किसके अंतर्गत? सागर आकलन के अंतर्गत लॉजिस्टिक द लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स वाज लॉन्च अंडर द सागर आकलन, ठीक, इसी के अंतर्गत शुरू किया गया। एकदम सही है, जो भारत की रैंक में सुधार हुआ है और इसको सागर आकलन के तहत भी शुरू किया गया। तीसरा करें, मैत्री एप्लीकेशन का उद्देश्य बंदरगाहों पर ई टिकटिंग सुविधा उपलब्ध कराना। तो मैत्री जो एप्लीकेशन होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? व्यापार प्रक्रिया को आसान बनाना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नियामक जो इंटरफेस को बेहतर बनाना, ना कि इसको ई टिकटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो मैत्री का यूज किस लिए होता है? मैत्री का यूज होता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, ना कि यहाँ पर ई टिकटिंग करना। तो ये गलत है। पहला वाला आपका सही है, दूसरा वाला भी आपका क्या है? सही है, ठीक है, ये याद रख लेंगे। यहां पर एक चीज और याद रख लेंगे, ये दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन बनाया जाएगा समुद्र से रिलेटेड हर 2 साल में। यहां पर इस बार क्या किया गया? मुंबई में 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक क्या हुआ? भारत समुद्री सप्ताह की घोषणा की गई। यहां पर कौन सा याद रखेंगे? भारत समुद्री सप्ताह की घोषणा कब की गई? यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत समुद्री सप्ताह की घोषणा ये कब की गई? ये की गई आपका 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक। कब तक? 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक इसकी घोषणा की गई है, याद रख लिए। तो भारत ने विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में, ये मतलब ये तो आपका हो ही गया क्वेश्चन, दोबारा नहीं पढ़ेंगे। तो ये याद रख लेंगे जो आपका ये है कि भारत समुद्री सप्ताह की घोषणा 27 से 31 अक्टूबर 2025 को की गई, ठीक है, मतलब आयोजित होने होंगे, ठीक है, मतलब इसकी घोषणा की गई है, यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। चलते हैं, नहीं देखते हैं। ये देखिए, वही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन करें, 2019 में भारतीय राज्यों का कुल बकाया कर्ज 47.9 लाख करोड़ था। मतलब ये क्या दे रहे हैं कि देश के सर्वाधिक कर्जदार राज्य कौन से हैं। अभी ये डाटा आया है, इसमें बताया गया है कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा कर्जदार है और कौन सा राज्य सबसे कम है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं 2019 में भारत के राज्यों का कुल बकाया 47.9 लाख करोड़ रुपए था। ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं 2024 में सबसे अधिक कर्ज वाला उत्तर प्रदेश था। कह रहे हैं वर्ष 2024 में सबसे अधिक कर्ज वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो ये आपका गलत है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा कर्ज वाला राज्य नहीं है। राज्यों का कुल कर्ज 2024 तक 83.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, ठीक है। 2024 तक क्या है? 2019 तक तो 47.9 लाख था, लेकिन 2024 तक 83.9 लाख करोड़ पहुंच गया। तो ये भी सही है। तो आपको पता होना चाहिए
कि सबसे ज्यादा कर्ज कौन कौन से राज्य हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अब आपके, ऐसा मत सिर्फ याद करिए कि पहला वाला याद कर लें सबसे ज्यादा कर्ज इसका है, इसके बाद आप रहने दें, क्योंकि 3-4 को आपको दे सकता है, 4-5 राज्य दे सकता है। देखिए, पहला अगर आप बात करते हैं सबसे ज्यादा कर्ज कौन सा राज्य रखता है, तो पहला सबसे ज्यादा कर्ज कौन सा रखता है, तमिलनाडु सबसे ज्यादा कर्ज रखता है। याद रखने कौन, तमिलनाडु लगभग कितना रखता है, 8.3 लाख करोड़ रुपए। कितना, 8.3 लाख करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए, ठीक है, ये याद रख लेंगे। दूसरे सबसे ज्यादा कर्जदार कौन सा है, तो दूसरा सबसे ज्यादा कर्जदार कौन सा है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश कितना है, 7.7। तीसरा सबसे ज्यादा कर्जदार कौन सा है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र कितना है, 7.72 कर्जदार है। चौथा कौन सा है, तो चौथा आपका है पश्चिम बंगाल। याद रख लेंगे कौन सा, पश्चिम बंगाल, ये चौथा सब जो बड़े बड़े राज्य सबसे ज्यादा कर्ज लेके बैठे हैं, तो पश्चिम बंगाल आपका 6.6। आपका पांचवा कौन सा है, तो पांचवा आपका कर्नाटक का है। तो याद रखेंगे कर्नाटक पांचवा है, इसमें लगभग इसका कर्जा कितना है, 6%, मतलब 6 लाख करोड़ है। और छठवें नंबर पे कौन सा है, तो आपका राजस्थान है। तो ठीक है, तो राजस्थान है, ये आप इतना याद करिए, इससे ज्यादा मत याद करिए। इसके बाद राजस्थान है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, ऐसे ही आता है। तो आगे के तो 3 आप ही याद रख लेंगे। तमिलनाडु सबसे ज्यादा कर्ज लेके बैठा है, ठीक है, मतलब किसी स्टेट पर सबसे ज्यादा कर्ज अगर बात करें तो तमिलनाडु टॉप पर है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, पांचवें पे कर्नाटक। यही इतना याद रख लीजिए बस, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट आपका कहता है यहाँ पर, ये देखिए, पहले 2019 में 47.9 लाख करोड़ था, 2024 में 83.3 लाख करोड़ हो गया। 2024 में सबसे अधिक कर्ज वाला तमिलनाडु है, ना कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखते हैं छठा नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सब पढ़िए आप स्टेटमेंट, इसके बाद बताइए। यहाँ कह रहा है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में कर्ज में 114% की वृद्धि हुई है। कह रहे हैं जो मध्य प्रदेश है, पिछले 5 वर्षों में 114% की वृद्धि हुई है, तो क्या ये सही है, तो हाँ एकदम सही है। मध्य प्रदेश में कर्ज के मामले में 114% की वृद्धि हुई है, ये याद रख लेंगे, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम वृद्धि हुई है, ये याद रख लेंगे। एमपी में तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, ये याद रख लेंगे। और उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वृद्धि हुई है। एमपी में 114% वृद्धि हुई है, उत्तर प्रदेश में 35% ही वृद्धि हुई है, जो सबसे कम है, ये याद रख लेंगे। दूसरा करें, महाराष्ट्र का कर्ज जीएसडीपी अनुपात सबसे अधिक 39% है, 39% है करें महाराष्ट्र। तो ये दूसरा वाला आपका गलत है। क्या है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि जो सबसे अधिक का जीएसडीपी अनुपात बंगाल का है, यहाँ महाराष्ट्र नहीं होना चाहिए, ये बंगाल होना चाहिए, ठीक है, बंगाल। अब यहाँ करें, उत्तर प्रदेश में कर्ज वृद्धि दर सबसे कम 35% दर्ज की गई थी, एकदम सही है। उत्तर प्रदेश में कर्ज वृद्धि दर सबसे, अभी हमने यहाँ बताया, तो ये भी आपका सही, ये भी सही है। 1 और 3 यहाँ पर आपका सही है, सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, सी वाला आंसर। चलते हैं यहाँ पर, देखिए वही एक्सप्लेनेशन किया गया। यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत में 2024 में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की संख्या कितनी है, 85,698 कह रहे हैं, ये है। मतलब इतने लोग हैं जो क्या है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, भारत में कह रहे हैं 85,698 है। भारत में हाई नेटवर्थ वही व्यक्ति माने जाते हैं जिनकी संपत्ति कह रहे हैं 10, कम से कम 10 मिलियन डॉलर हो। नहीं, ये गलत आपका कर रहे हैं, कम से कम 10 मिलियन, 100 मिलियन डॉलर। देखिए मैं सही वाला बोल दिया, मेरे दिमाग में सही वाला ही चल रहा था। तो भारत में ये का 10 मिलियन डॉलर, न कि 100 मिलियन डॉलर, ठीक है। तो भारत में हाई नेटवर्थ हुए व्यक्ति माने जाते हैं जिनकी संपत्ति कम से कम 10 मिलियन डॉलर हो, ना कि 100 मिलियन डॉलर। अमेरिका, चीन और भारत क्रमशः हाई नेटवर्थ मतलब इंडिविजुअल में कौन सा है, पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे है। तो ये भी आपका गलत है। तो ये आपका जो डाटा आया है नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट
25 उसका डाटा है। तो ये यहाँ पर आप सोचेंगे कि पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कौन है, तो यहाँ पर एकदम सही कह रहा है। पहले स्थान पर कौन सा है, यूएसए है। दूसरे स्थान पर कौन सा है, चाइना है, ये भी एकदम सही कह रहा है। तीसरे स्थान पर कौन सा है, तो तीसरे स्थान पर भारत नहीं है, तीसरे स्थान पर जापान है। और चौथे स्थान पर कौन सा है, तो चौथे स्थान पर अपना प्यारा भारत है। तो याद रख लेंगे हम कौन से स्थान पर, चौथे स्थान पर। पांचवें स्थान पर कौन सा है, ये जर्मनी है। तो पहले यूएसए है, फिर चाइना है, फिर जापान है, फिर इंडिया है, फिर जर्मनी है। ये चार देश हैं, ठीक है, ना कि तीसरे स्थान पर। तो आपका यहाँ पर तीसरा भी गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला वाला आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए। आप पूछेंगे यूएसए में लगभग कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ये क्या 10 मिलियन डॉलर से ज्यादा है। तो यूएसए में जानते हैं कितने, 9,54,113। हमारे यहाँ 85,000। यूएसए क्या है, 9 लाख लोग क्या हैं, ये मतलब 10 लाख, जो 10 मिलियन डॉलर से ज्यादा संपत्ति रखे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, जो मतलब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद अगर आप पढ़ेंगे घटनासार, आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। भारत में 2024 में कुल 191 अरबपति थे, जो दुनिया में तीसरे स्थान पे थे पर हैं। ठीक है, भारत में कह रहे हैं कितने हैं, 191 अरबपति हैं, जो दुनिया में क्या है, बिलियनियर्स। ठीक है, इसको इनको क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिलियनियर्स हैं, जो क्या है, हम थर्ड रैंक पे हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं, दिल्ली लग्जरी रियल एस्टेट रैंकिंग 2023 में 37वें स्थान पर है और 2024 में 18वें स्थान पर पहुंच गई। पहले 2023 में 37वें था, अब 18वें। पहला अभी मैं ही बता रहा हूँ कौन सही है। मुंबई की रैंकिंग 2024 में 21वें से बढ़कर 15वें स्थान पर पहुंच गई। तो यहाँ पर बताना है आपका कौन सा सही है। तो आपका पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, लेकिन ये वाला गलत है। अब यहाँ पर क्या गलत, ये तो आपको पता चल गया ना कि जो भारत तीसरे स्थान पर है और दिल्ली की रैंकिंग में भी सुधार हुई है, 37 से 18 पहुंच गया है। लेकिन मुंबई की रैंकिंग क्या हुई है, मुंबई की रैंकिंग पहले 21वें स्थान पे थी, अब 15वें स्थान पर नहीं है, अब 28वें स्थान पर ये पहुंच गई है। ये याद रख लेंगे, कौन से स्थान पर पहुंच गई है, ये 28वें स्थान पर पहुंच गई है, जो कि क्या है, इसकी रैंकिंग घट गई है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, गिरी है इसकी रैंकिंग। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तो मतलब ए वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा, अच्छा दो में एक पहला दूसरा है। ठीक है, यहाँ पर पहला और दूसरा, तीसरा तो आपका गलती है, तो यहाँ पर यही लगा लीजिए, एक हटा दीजिए सी वाला। ठीक है, चलते हैं अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, एक और दो सही है। ठीक है, ये कौन सा वर्ड था, एक और दो सही है, अच्छा सही तो है यहाँ पर। ठीक है, सही है, तो एक और दो सही है, तीसरा आपका गलत है। तो ये इसमें कौन कर रहा है, एक और दो सही है, यहाँ बी हो गया है, यहाँ पर ए होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक, यहाँ पर क्या है, ए होना चाहिए या सी होना चाहिए, सी दो में आ गया है सी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आप देख लीजिए, उससे नहीं मतलब है। भारत तीसरे स्थान पर है, दिल्ली की रैंकिंग में सुधार हुआ है, और तीन गलत है, क्योंकि मुंबई की रैंकिंग गिरी है, 21 से 28वें स्थान पर आ गई है, ये देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नौवां देखते हैं। संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना और स्वदेशी नस्लों को संरक्षण देना है, कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं, इस मिशन के लिए कुल 5,000 करोड़ रुपए का बजट 15वें वित्त आयोग चक्र के निर्धारण किया गया है। उच्च आनुवांशिक योग्यता वाली, ठीक है, हाई जेनेटिक मेरिट जो आईवीएफ होती है, आईवीएफ बच्चियों के लिए किसानों को 3% ब्याज अनुदान दिया जाएगा, ये बताना है। ठीक है, संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली कौन इन्वॉल्व हो गया है, मोदी जी इन्वॉल्व हो गए हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा सही है, तो यहाँ पर कौन सा सही है, तो यहाँ पर आपका पहला वाला भी सही है, तीसरा वाला भी सही है, लेकिन दूसरा वाला क्या है, आपका गलत है।
अब देखिए यहाँ पर दूसरा वाला गलत क्यों है, क्योंकि कुल बजट के लिए 5,000 करोड़ नहीं दिया गया था, ये 3400 करोड़ दिया गया था। याद रख लेंगे क्या है, 3400 करोड़ रुपए क्या ही किया गया था, दिया गया था। और ये 3% ब्याज अनुदान भी, ये भी सही है और ये भी सही है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए 3400 करोड़ दिया गया था, ना कि 5,000। अब देखिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहे हैं मिशन के तहत 30 बछिया पालन केंद्रों की स्थापना की जाएगी और प्रत्येक में 500 बछियों की क्षमता होगी। ठीक है, तो जो बछिया होती हैं उनमें 30 बछिया पालन केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिसमें 500 बछियों की क्षमता होगी। दूसरा क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 2023-24 से बढ़ाकर 771 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। ठीक है, ये। और तीसरा कह रहे हैं, तीसरा भी है, हाँ तीसरा में है पशु उत्पादकता में पिछले 10 वर्षों में 46% की वृद्धि हुई है। करें जो पशु उत्पादकता में पिछले 10 वर्षों में 46% की वृद्धि हुई है, तो ये आपका गलत है। आपका आगे का जो दोनों था, ये आगे का दोनों एकदम सही है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। यहाँ पर ये भी आपका एकदम सही है, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी एकदम सही है। मिशन के तहत 30 बछियों का पालन केंद्रों की स्थापना की जाएगी और प्रत्येक में 500 बच्चियों की क्षमता होगी। दूसरा करें प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 2023-24 में बढ़कर 771 ग्राम प्रतिदिन हो गई है, तो ये भी आपका दोनों सही है। लेकिन तीसरा आपका गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए, 46 के स्थान पर 26.34% होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा आपका सही हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पर आपका पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं, ये देखिए यही आपका एक्सप्लेनेशन है। यहाँ कह रहे हैं, ये क्वेश्चन बताइए, कर चीन के हुआन प्रांत में पिंगजियांग काउंटी में लगभग 1,000 टन सोने का भंडार खोजा गया है। चीन में अभी सोने का भंडार खोजा गया है पियांगजियांग काउंटी में, तो ये आपका सही है। पहला स्टेटमेंट कर रहा है यह भंडार साउथ अफ्रीका द्वीप खाद्यान्न से भी बड़ा है। दूसरा ये कह रहा है, तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए, कह वर्ष 2024 की पहली तिमाही 3 तिमाहियों में चीन का स्वर्ण उत्पादन 741 टन था। ठीक है, 741 टन था। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही था। अब देखिए पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला गलत है। ठीक है, तीसरा वाले में गलत क्या है, वो 2024 तिमाही में इतना इसका उत्पादन कितना था, 268 टन था, ना कि 741। तो ये वाला दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। कहाँ खोजा गया है ये पूछेगा कि अभी कि आपका जो 1,000 टन सोने का खोज किया गया है चीन के किस प्रांत में, तो किस प्रांत में, पियांग जियांग काउंटी में। और ये जो अफ्रीका का साउथ अफ्रीका का द्वीप है उससे भी बड़ा है। ठीक है, तो पहला आपका पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ये आपका ये एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जोगी घोपा अंतर्देशीय जल टर्मिनल का उद्घाटन 18 फरवरी 2025 को किया गया। किसका उद्घाटन, जोगी घोपा का। तो याद रख लेंगे ये क्या है, ये एक इनलैंड वाटर टर्मिनल है। अब इसका उद्घाटन किया किसने था, तो ये भी पता होना चाहिए। इसका उद्घाटन जो बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, उन्हीं के द्वारा किया गया 18 फरवरी 2025 को किया गया। ये याद रख लेंगे, कब, 18 फरवरी 2025 को। तो पहला वाला आपका सही है। यह टर्मिनल राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर ब्रह्मपुत्र पुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। कह रहे हैं यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। राष्ट्रीय जल मार्ग राष्ट्रीय जल मार्ग 3 पर ब्रह्मपुत्र के किनारे पर स्थित है, नदी के। तो ये पहला वाला क्या है, सही है। अब देखिए ये तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है, बट क्या है, यह राष्ट्रीय जलमार्ग 3 नहीं है। ये राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, ये राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहलाता है, ना कि 3 कहलाता है। तो 2 वाला आपका यहाँ होगा, इसलिए आपका गलत हो, यहाँ 2 होगा। यह भूटान के गोल्फू से 91 किलोमीटर तथा बांग्लादेश की सीमा से 108 किलोमीटर दूर है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भूटान और बांग्लादेश कौन से देश के बीच बॉर्डर पर
मतलब उनके बॉर्डर के नजदीक ही इनलैंड वाटर टर्मिनल की बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर, ये भूटान और बांग्लादेश की सीमा के पास, और ये इस भूटान से 91 किलोमीटर दूर है और बांग्लादेश से 108 किलोमीटर दूर है। तो ये याद रखेंगे, यह टर्मिनल राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बन रहा है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा। तो 1 और 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, बी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला 1 और 3 देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग ना कि 3 पर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, केन बेतवा लिंक परियोजना। पहला यहाँ पर क्या करा है, पहले करें, केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास 25 दिसंबर 2024 को खजुराहो में हुआ। तो केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास 25 दिसंबर 2024 को कहां पर हुआ, करें, खजुराहो में हुआ। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि इस परियोजना से 9.08 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। तो दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहे हैं। दूसरा तीसरा कह रहे हैं इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 54,605 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा सही है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, लेकिन ये तीसरा वाला आपका स्टेटमेंट गलत है। इसकी लागत जो कितनी है, तो इसकी लागत है 44,605। याद रख लेंगे किसकी कितनी लागत है, 44,605 करोड़ रुपए इसकी लागत है। और इस परियोजना 9.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी, और इसका परियोजना का शिलान्यास 25 दिसंबर 2024 को खजुराहो में हुआ। ये खजुराहो में हुआ, याद रख लेंगे। नहीं, देखते हैं, ये देखिए लागत 44,605 है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से जिले केन बेतवा लिंक परियोजना से लाभान्वित होंगे, कौन से जिले केन बेतवा लिंक परियोजना से लाभान्वित होंगे, ये बताना है। तो कौन से जिले ऐसे होंगे जो केन बेतवा से लाभान्वित होंगे। तो यहाँ पर आपका पहला वाला ये और दूसरा वाला, यहाँ पर इटावा ललितपुर रीवा, ठीक है, इटावा ललितपुर रीवा इससे नहीं लाभान्वित होंगे, ये गलत है। जिसमें आपका पन्ना होगा, छतरपुर होगा और सागर होगा, ये जिले हैं। महोबा, झांसी और बांदा ये जिले हैं। तो याद रखिएगा, पन्ना, छतरपुर और सागर होगा, महोबा, झांसी, बांदा ये कहाँ के, एमपी के जिले हैं, और ये कहाँ है, यूपी के जिले हैं। यही आपके 6 जिले लाभान्वित होंगे, ये याद रख लेंगे, जिसमें इटावा, ललितपुर, रीवा नहीं होगा। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि ये देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ करें। एलपीआई 2023 रिपोर्ट में भारत का समग्र स्थान 38वां है। करें, एलपीआई जो रिपोर्ट है उसमें भारत का समग्र स्थान करें 38वां है। अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत 24वें स्थान से 22वें स्थान पर आया है। एलपीआई 2023 रिपोर्ट का शीर्षक सस्टेनेबल शिपिंग है। इसमें बताइए कौन सा आपका सही होगा। पहले आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए एलपीआई है क्या। तो एलपीआई क्या है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इसको बोला जाता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में कह रहे हैं भारत समग्र रूप से 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्या हुआ, देखिए टोटल कितना है, ओवरऑल रैंकिंग, मतलब शिपमेंट आ रहा है, सामान जा रहा है, कितना क्या, हर चीज कह रहा है। ठीक है, तो उसमें पूरी चीज में ओवरऑल रैंकिंग में कम से मिली है, तो उसमें 38वां स्थान मिला है। और यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में क्या, जैसे क्या होता है, आप एक बार टेस्ट देते हैं तो आपको कि मैथ में कितना नंबर मिला ये हुआ, ओवरऑल सब्जेक्ट में कितना नंबर मिला है वो हुआ। तो ओवरऑल तो 38वां रैंक प्राप्त हुआ है। जब ओवरऑल कहेगा तो 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। जब कहेगा शिपमेंट श्रेणी में कितना, सिर्फ शिप की बात कर रहे हैं कि शिप आ रहा है, जा रहा है, कैसा शिप है कैसा नहीं, तो ये सब शिपमेंट श्रेणी में 44वें स्थान से 22वें स्थान पर आ गया है। तो ये याद रखेंगे। तो ये आपका दोनों ही आपका सही है। करें, एलपीआई 2023 रिपोर्ट का शीर्षक सस्टेनेबल शिपिंग था। करें, इसका मतलब जो शीर्षक था सस्टेनेबल मतलब शिपिंग था, ये गलत है। इसका शीर्षक क्या था, इसका शीर्षक था कनेक्टिंग टू कम्पीट। याद रखेंगे क्या था, कनेक्टिंग टू कम्पीट, कनेक्टिंग टू कम्पीट, ये इसका क्या था,
शीर्षक था। तो ये याद रख लेंगे, कनेक्टिंग टू कम्पीट इसका शीर्षक था, ना कि इसका शीर्षक सस्टेनेबल सिटिंग था। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर सबसे मतलब इस किसकी रैंक सबसे ज्यादा आई है। तो इसमें सबसे ज्यादा अच्छी रैंक किसकी आई है, तो सबसे अच्छी रैंक किसकी आई है, तो यहाँ पर आई है सिंगापुर की। ठीक है, सिंगापुर की रैंक सबसे अच्छी आई है, फिर फिनलैंड, फिर डेनमार्क। तो पहली रैंक किसकी कितनी है यहाँ पर लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में, एलपीआई में, तो यहाँ पर सिंगापुर याद रखेंगे, सिंगापुर में इसकी रैंक है। दूसरे नंबर पे किसकी रैंक आती है, तो दूसरे नंबर पे फिनलैंड की रैंक है। ठीक है, फिनलैंड की रैंक है। तीसरे नंबर पर किसकी रैंक है, तो डेनमार्क की। ठीक है, डेनमार्क की रैंक है। ठीक है, लास्ट में कौन है, तो लास्ट का इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लीबिया सबसे लास्ट में है, 139 रैंक पे है। ठीक है, जो ये पूरा ये समग्र वाला है, सिंगापुर पहले पे है। ठीक है, तो ये क्या है, ये लीबिया है सबसे लास्ट में, फिर अफगानिस्तान, फिर सोमालिया है। अब इसमें ये याद रखेंगे कि जो भारत का जो शिपमेंट है, लॉजिस्टिक है, इसको सुधारने के लिए एक विजन स्टार्ट किया गया है भारत सरकार के द्वारा। वो कौन सा विजन है, ये याद रख लेंगे। उस विजन का नाम है, नोट कर लेंगे कहीं पे, कि अगर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस और ये शिपमेंट है, इस सब को सुधारने के लिए कौन सा एक विजन तैयार किया गया है, तो ये कौन सा विजन तैयार किया गया है, मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047। तो मैं लिख देता हूं, मेरी टाइम अमृत विजन 2047। यही आपको, इसी के तहत भारत सरकार क्या कर रही है, इसको बंदरगाह की क्षमता विस्तार करेगी, सस्टेनेबिलिटी के उपाय करेगी, सस्टेनेबिलिटी और जहाज निर्माण को बढ़ावा देगी। मतलब दीर्घकालिक ये उपाय है। मैरीटाइम अमृत विजन क्या है, मैरीटाइम अमृत काल विजन, अमृत अमृत काल यहाँ होना चाहिए, अमृत काल विजन। ठीक है, तो मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047, तो इतना याद रखना होगा आपको। चलते हैं, देखते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, तो प्लीज बता दीजिए कि यहाँ पर मैं सिंपल क्वेश्चन नहीं लाता हूँ ज्यादा। तो वही जो बहुत ज्यादा टफ होता है उसका सिंपल बना देता हूँ, नहीं तो सिंपल क्वेश्चन लाने का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम में से कोई भी पेपर आप उठा के देख लेंगे, सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, वो सिर्फ आपको यूट्यूब पर व्यू के लिए पढ़ाया जाता है। आप देख लीजिए और व्यू बन जाए, बस उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप टफ क्वेश्चन पढ़िए, अच्छे क्वेश्चन पढ़िए, ताकि क्या है, आपका हर चीज क्या है, तैयार अच्छे से हो सके, ताकि वहां पर अच्छा परफॉर्म कर सके। पढ़ना जरूरी नहीं है, सिलेक्शन लेना जरूरी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, पहला और दूसरा क्या है, सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। अब टफ की बात नहीं कि मैं बहुत कहीं से, ये आपका घटना सार ही है, लेकिन जो अंदर सी चीजें हैं वो सब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, हर चीजें आपके कहाँ पर लिखी गई है, हर चीजें आपके बुक में लिखी गई है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है। ये देखिए, जो आपका वो मतलब थीम था ये है। अब यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं कि पीएम गति शक्ति का उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत को 2024-25 तक कम करना। कर रहे हैं, जो पीएम गतिशक्ति योजना का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है लॉजिस्टिक लागत को 2024-25 तक कम करना। दूसरा कह रहे हैं, भारत के बंदरगाहों का टर्न समय 0.9 दिन, जो अमेरिका और जर्मनी से बेहतर है। ठीक है, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तीसरा क्या करें, तीसरा भी है स्टेटमेंट, एक मिनट, तीसरा भी स्टेटमेंट है, थोड़ा छोटा करते हैं फिर। ठीक है, अब बताइए, हाँ, तीसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि एलपीआई 2023 में अंतिम स्थान सोमालिया को मिला है। कह रहे हैं जो एलपीआई में अंतिम स्थान किसको मिला, सोमालिया को। सही है, अंतिम स्थान सोमालिया को मिला है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ये तीनों सही है। पीएम गति शक्ति योजना का उद्देश्य है लॉजिस्टिक लागत को 2024-25 तक कम करना। ठीक है, तो मेन चीज होता है लॉजिस्टिक। जैसे आपने कोई सामान मंगाया बाहर से मंगाया है, कहीं से मंगाया, उसको अगर आपके पास आने में बहुत ज्यादा मतलब समय लग रहा है और बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, तो वैसे ही वो सामान आपका महंगा हो जाएगा। ठीक है, मैं पैसे उसकी नहीं, सामान की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका वो जोड़ लिया जाता है। ठीक, यहाँ पर कितना इसका ट्रेवलिंग चार्ज, कितना पहुंचाने का चार्ज रहेगा, वही सबसे ज्यादा होता है, वही कम करना चाहती है सरकार। ठीक है,
ये तो यहाँ पर आपका तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, डी वाला तीनों ही सही है। 18 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में प्रीवियस ईयर में बना हुआ है। नीति आयोग द्वारा वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 लॉन्च किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बना है, याद करेंगे। अब देखिए, करें वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 नीति आयोग द्वारा 24 जनवरी 2025 को जारी किया गया। तो याद रखेंगे किसके द्वारा, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 नीति आयोग द्वारा 24 जनवरी 2025 को जारी किया गया। एकदम सही है आपका, ठीक है। दूसरा क्या है, कह रहे हैं यह रिपोर्ट 18 राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। यह रिपोर्ट कितने राज्यों का, यह 18 राज्यों के मतलब प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। ये भी सही है। इस रिपोर्ट को 15वें वित्त आयोग ने तैयार किया है। तो याद रखेंगे, इसको नीति आयोग ने तैयार किया है कि ना कि वित्त आयोग। नीति आयोग कह रहे हैं तो नीति आयोग ना, तो ये याद रखिए, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। आपका वित्त आयोग नहीं होगा, नीति आयोग होगा। नीति आयोग ने इसको तैयार किया है, याद रखेंगे, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, आपका पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 19 है। उड़ीसा को 67.8 अंक के साथ समग्र रूप से प्रथम स्थान मिला है। जो आपका नीति आयोग ने आपका डाटा जारी किया गया है, उसमें कह रहे हैं जो उड़ीसा है उसको कौन सा स्थान मिला है, उसको प्रथम स्थान मिला है 67 दशमलव कितना ना 67.8 अंक के साथ, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं दूसरा कह रहे हैं झारखंड ने सुधार कर सूचकांक में चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो झारखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, झारखंड ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। पंजाब और केरल ने टैक्स स्थिरता में सर्वोच्च स्कोर प्राप्त किया है। करें पंजाब और केरल टैक्स स्थिरता में, ठीक है, करें टैक्स स्थिरता में करें सर्वोच्च स्कोर प्राप्त किया है। तो पहला दूसरा तीसरा में बताइए कौन सा आपका सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। ये पहला वाला एकदम आपका सही है यहाँ पर, दूसरा वाला भी एकदम सही है, लेकिन तीसरा वाला क्या है आपका गलत है। देखिए, पंजाब और केरल केरल ने क्या किया है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया है, मतलब जो आपका ये सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में गिना गया है, ठीक है। किसको गिना गया है, ये केरल और पंजाब को। मतलब ये कह रहा है नीति आयोग द्वारा, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर निम्न गुणवत्ता व्यय किया जाता है और ऋण स्थिरता के साथ संघर्ष किया जाता है। मतलब क्या है, यहाँ पर स्वास्थ्य पर थोड़ा सा कम खर्च किया जाता है, पैसा आता है लेकिन कम खर्च करते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत है। सर्वोच्च स्कोर नहीं, सबसे कम स्कोर प्राप्त हुआ है पंजाब और केरल को। आप इसमें पता होना चाहिए आपको कि जो ये रिपोर्ट आई है इसमें टॉप 5 राज्य कौन से हैं, ताकि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बना भी है कि जो नीति आयोग का वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट था, टॉप 5 स्कोर किसका है, टॉप 3 स्कोर किसका है। तो अगर टॉप 5 स्कोर देखा जाए तो पहले स्थान पर तो आपको पता हो गया उड़ीसा है, तो याद रख लेंगे पहले स्थान पर कौन सा है, उड़ीसा है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है ये बताना है, तो दूसरे स्थान पर कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, ये याद रख लेंगे। तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है, तो तीसरे स्थान पर कौन सा है, गोवा है, याद रख लेंगे, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा कौन सा, चौथे स्थान पर कौन सा है, तो चौथे स्थान पर झारखंड है। कौन सा है, चौथे स्थान पर आपका झारखंड है। पांचवें स्थान पर कौन सा है, तो पांचवें स्थान पर आपका गुजरात है। ये याद रख लेंगे कौन से टॉप 5 है, तो उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड हुआ और गुजरात हुआ। ये जो नीति आयोग का वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक आया था, टॉप 5 स्टार स्कोर इन्हीं का है। फ्रंट रनर कौन है, फ्रंट रनर इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी आ जाता है। तो फ्रंट रनर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर महाराष्ट्र, मतलब सेमी फाइनल कौन हारा है, ठीक है। फाइनल खेले हैं लेकिन फाइनल तो हार गए हैं। ये महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर अपना यूपी है, फ्रंट रनर। तीसरे स्थान पर कौन सा है, तेलंगाना है, याद रख लेंगे क्या है, तेलंगाना है।
ये कौन सा है? ये तेलंगाना तीसरे स्थान पर है, और इसके बाद एमपी चौथे स्थान पर कौन सा है? एमपी है। पांचवें स्थान पर कौन सा है आपका? आपका कर्नाटक है। तो याद रखेंगे कर्नाटक आपका कौन सा है? ये है पांचवें स्थान पर है। तो महाराष्ट्र, यूपी, तेलंगाना, एमपी और कर्नाटक ये पांचवें स्थान पर, ये क्या है? फ्रंट रनर है। ठीक है, फ्रंट रनर ये है। और ये क्या है जो पहला पांच है? ये स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप 5 स्टेट हैं। तो इतना याद रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं आपका। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये पाइप 100%। अब देखिए ये दूसरा आपका टॉपिक होता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन कंपाइल्ड पाइप विकसित किया। तो अगर पूछा जाए कि पहली हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप किसने विकसित किया, तो ये किसने विकसित किया? ये टाटा ने विकसित किया। ठीक है, टाटा स्टील ने। अब यहाँ पहला क्वेश्चन कह किया जा रहा है कि ये पाइप 100% गैसीय हाइड्रोजन के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा कह रहे हैं इन्हें टाटा स्टील के खपोली और कलिंग नगर संयंत्र में तैयार किया गया है। तीसरा कह रहे हैं यह विकास भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्यों के अनुरूप है। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आपका सही है? डी वाला आपका सही है। सभी यहाँ पर आपका सही है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना याद रख लेंगे। यहाँ पूछेगा सिर्फ आपके, अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये पूछेगा कि हाइड्रोजन कंपाइल पाइप जो होता है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? टाटा के द्वारा विकसित किया गया है। और कहाँ पे विकसित किया गया? खपोली और कलिंग नगर संयंत्र में तैयार किया गया है। कहाँ पर? खपोली और कलिंग नगर संयंत्र में तैयार किया गया है। 100% गैसीय हाइड्रोजन के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया। मतलब जो वहां पर ये पाइप है इसमें जो गैस वाला हाइड्रोजन गैस होता है वो वहां पर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्या हमारा क्वेश्चन है। सभी सही है। 21 नंबर करें। 15वें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जो 15वां वित्त आयोग है उस पर क्या किया? उसने क्या किया है? ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान के संदर्भ में दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। करें इन अनुदानों में विशिष्ट वो अवशिष्ट और विशिष्ट दोनों प्रकार के अनुदान शामिल होते हैं। तो ये भी सही है, दोनों प्रकार के यहाँ पर वो अनुदान शामिल होते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि इन निधियों का उपयोग वेतन और प्रशासनिक खर्चों में किया जा सकता है। तो ये गलत है, वेतन वेतन में नहीं किया जा सकता। ग्रामीण के लिए आ रहा है। ग्रामीण प्रशासन के डेवलपमेंट, मतलब ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के डेवलपमेंट के लिए आ रहा है, तो वहां पर खर्च करिए, ना कि उसको वेतन में बांट दीजिए। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत है। तो विशिष्ट अनुदान का उपयोग स्वच्छता और जल पुनर्चक्रण जैसी सेवाओं में किया जाता है। तो हाँ, स्वच्छता में विशिष्ट वाला जो होता है इसमें जैसे जल स्वच्छता हुआ, ओडीएफ हुआ, शौच मतलब खुले में शौच के लिए, इस सब के लिए, और या वाटर रिसाइकलिंग, ये सब के लिए किया जाता है। ठीक है, ये विशिष्ट वाला ये होता है। और एक होता है, क्या होता है? अवशिष्ट। अवशिष्ट में क्या होता है? अवशिष्ट का क्या होता है? यहाँ पर जैसे 11वीं अनुसूची में जो आपके उसमें विषय दिए गए हैं उन पर खर्च किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है? तीसरा भी सही है, पहला भी सही है। तो यहाँ पर 1 और 3 सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अब करें ये, करें वर्ष 2024-25 में 15वें वित्त आयोग द्वारा बिहार, हरियाणा और सिक्किम के लिए अनुदानों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। बिहार को 821.8021 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त और 47.93 करोड़ रुपए की पहली रोकी गई किस्त जारी की गई। हरियाणा को कुल 210 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई और सिक्किम को दूसरी किस्त 6.26 करोड़ रुपए थी, जो 4 जिला पंचायतों और 186 ग्राम पंचायतों के लिए थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन और आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो तीनों ही ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर कौन सा? तीनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं हम। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जनवरी 2025 में भारत
के कौन कौन से क्लस्टर विश्व आर्थिक मंच की औद्योगिक क्लस्टर परिवर्तन पहल में शामिल किया गया है? तो ये भारत के क्लस्टर हैं। इसमें विश्व आर्थिक मंच जो है WEF, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंडस्ट्रियल क्लस्टर में शामिल हुए हैं। ये बताना है कौन कौन से हैं। तो ये कौन कौन से हैं? उसमें है गोपालपुर, काकीनाडा केरल, ग्रीन हाइड्रोजन वैली मुद्रा और मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स में बनने की संभावना है। तो कहेगा कि औद्योगिक क्लस्टर परिवर्तन पहल में कौन कौन से शामिल है, और ये WEF की औद्योगिक क्लस्टर है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन है ये याद रखेंगे, गोपालपुर है। गोपालपुर के बाद कौन सा है? काकीनाडा है, काकीनाडा है। और कौन है? केरल ग्रीन हाइड्रोजन वैली है। तो ये याद, ये सॉरी, केरल है, केरल है। ग्रीन हाइड्रोजन वैली मुद्रा है, ग्रीन हाइड्रोजन वैली मुद्रा है, हाइड्रोजन वैली मुद्रा, ठीक है, मुद्रा है। और आपका मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर, मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपका, ठीक है। गोपालपुर, काकीनाडा, केरल ग्रीन हाइड्रोजन वैली मुद्रा, और आपका यहाँ पर मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर। कह रहे हैं राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन CMM को कितनी अवधि के प्रारंभ के लिए लागू किया गया था? राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन को कितनी अवधि के प्रारंभिक रूप से लागू किया जाएगा, ये बताना है। तो कितनी अवधि के लिए? 6 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। तो अभी जो राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दी गई है और 6 वर्षों के लिए क्या किया गया, इसमें लागू किया गया। अब इस 6 वर्षों का होगा, इसमें मतलब कुल कितने रुपए का निवेश किया जाएगा? लगभग 34,300 करोड़ रुपए का क्या किया जाएगा, इसमें निवेश किया जाएगा, याद रख लेंगे, ठीक है। तो 6 वर्षों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा है कि खनन मंत्रालय द्वारा 20 फरवरी 2025 को किन खनिजों को लघु खनिज से हटाकर प्रमुख खनिजों में पुनर्विकृत किया गया है? यहाँ पर कहने का इनका मतलब है कि पहले वो लघु खनिज में आते थे, अब उसको मेजर खनिज में कन्वर्ट कर दिया गया है, ये याद रखना, ये कहना इनका है। तो ये कौन कौन से खनिज है, या खनन मंत्रालय द्वारा ये कन्वर्ट किया गया है, तो वो कौन कौन से हैं ये याद रख लेंगे। तो वो कौन कौन से हैं, तो वो है बैराइड, फेल्सफर, अभ्रक और क्वार्ट्ज, याद रख लेंगे यही तीनों, बैराइड, फेल्सफर, अभ्रक, क्वार्ट्ज। नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहे हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा शुरू की गई वन मैन ऑफिस OMO का पहल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताना है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। अच्छा, LIC के बारे में एक न्यूज आई थी, उसको हमने शायद नहीं बताया है। LIC के बारे में ये आया था कि LIC है जो दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है। कौन है? LIC ही है। एक मिनट, यहाँ पर LIC जो दुनिया का क्या है, सबसे मजबूत बीमा ब्रांड, मतलब जो बीमा कंपनियां करती हैं, ये LIC तीसरे नंबर का है पूरे वर्ल्ड में, जो बीमा करने वाली कंपनी बन गई, ब्रांड बन गया है एक। तो आप पूछेंगे पहली कंपनी कौन सी है, तो पहली कंपनी है PZU, याद रखेंगे ये पोलैंड की कंपनी है PZU, पहली कंपनी ये है। और दूसरी कंपनी कहाँ की है, तो दूसरी कंपनी चाइना की है, चाइना लाइफ इंश्योरेंस, याद रख लेंगे क्या है, चाइना लाइफ, चाइना लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है। तो चाइना लाइफ इंश्योरेंस है, ये दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी है। PZU ये पोलैंड की है, ये पहली सबसे मूल्यवान कंपनी है। और तीसरी क्या है, LIC है, ठीक है। तो ये है, ये मतलब LIC तीसरी सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कंपनी के में तीसरा है, देखें। अब यहाँ पर ये देखते हैं, कह रहे हैं भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा शुरू की गई वन मैन ऑफिस पहल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं की संख्या बढ़ाना, ये कह रहे हैं पहला। दूसरा कह रहे हैं सभी पॉलिसियों को बंद करना, ठीक है। तीसरा कह रहे हैं कि एजेंटों के लिए, एजेंट जो होते हैं उनको 24x4 मतलब 24x7
डिजिटल सेवा और व्यवसाय प्रबंध सक्षम बनाना। करें टू इनेबल 24 डिजिटल सर्विस एंड बिजनेस मैनेजमेंट फॉर एजेंट। ठीक है, तो यही आपका क्या है, सही है, वन मैन ऑफिस। ठीक है, अब देखिए इसी नाम से ही पता चल गया है कि वन मैन। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा कि वन मैन ऑफिस पहल किसकी है, तो वहां पर सिडबी दे सकता है ऑप्शन में। ऑप्शन में आपका ये वन मैन ऑफिस ये एसबीआई दे सकता है, एक्सिस दे सकता है, कोई भी बैंक दे सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको एलआईसी लगाना है। तो ये वन मैन ऑफिस किसकी पहल है, तो ये वन मैन ऑफिस एलआईसी की पहल है, जिसमें क्या करना है, जिसमें एजेंट जो होते हैं वहां के, एलआईसी में एजेंट नहीं होते दिखते हैं, उसमें डिजिटल सर्विस और बिजनेस मैनेजमेंट को करना। अब देखिए जीवन बीमा के लिए छूट ये गलत है, तो सी वाला सही है। नहीं, देखते हैं क्या करा, कि देखिए यहाँ लिखा भी गया है, एक्सप्लेन किया, वन मैन ऑफिस का पहल एलआईसी अपने एजेंडों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य पारंपरिक ऑफिस की आवश्यकता को खत्म करते हुए एजेंटों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहक सेवा, पॉलिसी बिक्री और व्यवसाय प्रबंधन की सुविधा 24/7 प्रदान करना। इससे एजेंटों की कार्यकुशलता बढ़ेगी और ग्राहक को तेज तेज और बेहतर सेवाएं मिलेंगी। 27 का होरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन आपका सही है। आगे देखते हैं यहाँ पर, तो बताइए इसमें कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पर पहला आपका स्टेटमेंट कह रहा है, पहला स्टेटमेंट आपका कहता है कि भारत में अरबपतियों की संख्या घटी है। ठीक है, करें भारत में अरबपतियों की संख्या क्या कर रहे हैं, घटी है। दूसरा कह रहे हैं मुकेश अंबानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, भारत में अरबपतियों की संख्या घटी नहीं है, बढ़ी है। अभी प्रेजेंट टाइम में कितने आपके अरबपति हो गए हैं, मतलब भारत में, तो भारत में ही सिर्फ 284 अरबपति हो गए हैं। याद रखेंगे कितना, 284 सिर्फ कहां पे हो गए हैं, ये भारत में हो गए हैं। अब देखिए मुकेश अंबानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, नहीं, एशिया के मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ये याद रख लेंगे। क्या है, सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ना कि दूसरे, पहले नंबर पे हैं। मुंबई ने संघाई को पीछे छोड़कर अरबपतियों की संख्या में नहीं, संघाई ने मुंबई को पीछे छोड़ा है, ना कि मुंबई ने संघाई को। तो याद रखेंगे किसने, संघाई ने मुंबई को पीछे छोड़ दिया है। अब यही आपका बनेगा कि एशिया में अरबपतियों की राजधानी कौन है, तो एशिया में अरबपतियों की राजधानी संघाई है, मतलब क्या, वहां सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं इसलिए उसको राजधानी। तो याद रख लेंगे क्या है, एशिया में अरबपतियों की राजधानी कौन बन गई है, वो संघाई बन गई है। अगर ये पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड में दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनेरियर कहाँ रहते हैं, अरबपति कहाँ रहते हैं, तो वो न्यूयॉर्क में। तो दुनिया की कैपिटल कौन है बिलियनेयर में, न्यूयॉर्क है। और एशिया में बिलियनर की कैपिटल कौन सा है, वो संघाई है। तो संघाई और न्यूयॉर्क में याद रखेंगे, जब संघाई वर्ड आ जाए तो एशिया में ये टॉप कर रहा है। अब जब न्यूयॉर्क में आ जाए तो न्यूयॉर्क भी क्या कर रहा है, आपका टॉप कर रहा है। ये अभी 2025 का डाटा है। और यहाँ पर मुकेश अंबानी टॉप 10 में से भी बाहर हो गए हैं, ना मुकेश अंबानी है ना गौतम अडानी है। टॉप 10 में जो हैं उसमें कोई भी भारतीय नहीं है, ये याद रख लेंगे। भारत ने प्रति अरबपति औसत संपत्ति में चीन को पीछे छोड़ दिया है, तो हाँ ये आपका सही है। ठीक है, भारत में प्रति अरबपति औसत संपत्ति में चीन को पीछे छोड़ दिया है। पहला वाला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा आपका क्या है, गलत है। अब आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि सबसे अमीर कौन है और सबसे मतलब 10 सबसे अमीर कौन है, 10 नहीं, एक दो याद कर लीजिए बस। पहले नंबर पे कौन से आते हैं, तो पहले नंबर पे टेस्ला के सीईओ कौन है, एलन मस्क। तो ये एलन मस्क क्या है, ये नंबर 1 पे हैं। दूसरे स्थान पर कौन है, ये जेफ बेजोस, ये अमेजन के सीईओ, याद रखेंगे अमेजन के मालिक जेफ बेजोस या बेजोस, याद रखेंगे क्या। तीसरे पे कौन है, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, मेटा, ठीक है। और चौथे चौथे पे कौन है, लैरी एलिसन, ये क्या है, ओरिकल, याद रखेंगे ओरिकल कंपनी है जो, लैरी एलिसन, ठीक है। तो ये चौथे पे है, तो या 3 याद रख लेंगे, पहले पे एलन मस्क,
तीसरे पे जेफ बेजोस, दूसरे पे जेफ बोजे बेजोस, तीसरे पे कौन सा है, मार्क जुकरबर्ग। तीनों लोग का नाम याद रख लेंगे बस। ठीक है। और ये अंबानी जी और ये अडानी जी ये बाहर हो गए हैं। ठीक है, 10 टॉप 10 की लिस्ट से। चलते हैं देखते हैं यहाँ पे क्या करा है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अमेरिका के पास सबसे कम अरबपति हैं, कह रहे हैं अमेरिका के पास सबसे कम अरबपति हैं, कौन सा कह रहे हैं सही है, तो गलत है। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा अरबपति हैं, तो गलत है। महिला, भारत की सबसे अमीर महिला किरण मजूमदार शाह है, कह रहे हैं भारत की सबसे अमीर महिला कौन सी है, किरण मजूमदार, ये भी गलत है। ठीक है, रोशनी नादर है, याद रखेंगे कौन सी है, भारत के, रोशनी नादर, रोशनी नादर। अब देखिए अमीर महिला, इनका 5वां रैंक आता है पूरे वर्ल्ड में, महिला में, पूरे में नहीं, महिला में। ठीक है, ओवरऑल की बात नहीं, ओनली फीमेल में सबसे अमीर महिला कौन सी है, रोशनी नादर हैं, ये 5वीं रैंक इनकी आती है। एलन मस्क शीर्ष 10 अरबपतियों सूची से बाहर हो गए, नहीं एलन मस्क नहीं बाहर हुए हैं, अंबानी जी बाहर हुए हैं, और कौन से, अडानी जी बाहर हुए हैं, ये याद रखें। रोशनी नादर दुनिया की सबसे 5वीं अमीर महिला बन गई, ये तो अभी हम बता रहे थे। ये वाला आपका सही है, तो डी वाला यहाँ पर सही है। रोशनी नादर दुनिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं जेएसडब्ल्यू स्टील हाल ही में दुनिया का सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बनी है, तो ये एकदम सही है। जेएसडब्ल्यू जो स्टील है ये दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई है, मजबूत स्टॉक ब्रांड में, ये याद है, डी वाला आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इसका। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन, जीएसडब्ल्यू स्टील बाजार पूंजीकरण $30 अरब से अधिक हो गया है, जिसका मुख्य कारण उसके शेयर की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि और भारत द्वारा सस्ते स्टील आयात पर रोक लगाने जैसे सुरक्षात्मक उपाय है। इससे कंपनी की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिली है, तो क्या है आपका, यही डी वाला है। ठीक है, तो ये सब इतना याद रख लीजिएगा, जेएसडब्ल्यू सबसे स्टील की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर का, आरबीआई की रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को मिलने वाले रेमिटेंस में अब प्रमुख योगदान किस क्षेत्र से, मतलब कौन सा ऐसा क्षेत्र, कौन सा रीजन है जहां से सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है। रेमिटेंस मतलब बाहर के लोग जो हमारे जाते हैं पैसा कमा के भेजते हैं, तो वो कौन कहाँ कहाँ से आता है पैसा, तो याद रख लेंगे वो सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका से आता है और यूके से आता है। कहाँ से आता है, यूएसए से आता है एंड यूके से सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है, याद रखेंगे सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहाँ से आता है, अमेरिका और यूएसए से आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा, वो अमेरिका और यूके। ठीक है, अमेरिका और यूके, यहाँ देखिए कह रहे हैं कि 2024 में भारत में रेमिटेंस की कुल प्रवाह अमेरिका का योगदान कितना कितना हो गया, तो अगर 2024 में अमेरिका को कुल योगदान 28% हो गया है, ये याद रख लेंगे। कितना हो गया है, अमेरिका का योगदान 28% हो गया है। जो संयुक्त अरब अमीरात है उसका हिस्सा घटकर पहले 27% था, अब 2024 में उसका हिस्सा घटकर कितना हो गया है, तो 2024 में उसका हिस्सा घटकर 19.2% रह गया है। कितना, यूएई का, जो पहले आप कहते थे यूएई में सबसे ज्यादा, जो गल्फ कंट्रियां हैं सबसे ज्यादा वहां से रेमिटेंस आता है, लेकिन वो सब पीछे छोड़ चुके हैं। अब आपका रेमिटेंस के मामले में अमेरिका और यूके आ गया है, यूनाइटेड किंगडम आ गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे अमेरिका और यूके रेमिटेंस के मामले में ये खाड़ी देशों को अब पीछे छोड़ दिए हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर रेमिटेंस होता है ये किस राज्य में सबसे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम रेमिटेंस देखते हैं तो सबसे ज्यादा हिस्सा कहाँ से आ रहा है, तो सबसे ज्यादा हिस्सा महाराष्ट्र में आ रहा है, फिर आपका केरला में आ रहा है, फिर आपका तमिलनाडु में आ रहा है। तो महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा हिस्सा, लगभग कितना है, 50% इन्हीं राज्यों से प्राप्त होता है, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु से रेमिटेंस। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहाँ से प्राप्त होता है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से, फिर केरला से, फिर तमिलनाडु से। पूरे देश का 50% रेमिटेंस यहीं आता है। ठीक है, यहीं के देश लोगों के। नेक्स्ट देखते हैं,
कहने फरवरी 2025 में भारत ने पहली बार किस राज्य में से सिंगापुर को एंथूरियम फूलों का निर्यात किया है? किस राज्य से सिंगापुर को एंथूरियम फूलों का निर्यात किया है? तो भारत ने मिजोरम से, याद रखेंगे कहां से? मिजोरम से एंथूरियम फूलों का निर्यात किया है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। इतना क्वेश्चन लगभग क्या हुआ, हमने यहाँ पर क्वेश्चन भी लाया है और कुछ चीजें हमने बता भी दिया है। तो लगभग लगभग आपका क्या है, समाप्ति हो गया है ये इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आपका जो आपके जैसे चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, ये सब होंगे, उन सब का क्वेश्चन हम करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। लगभग आपका जितना भी क्वेश्चन था खत्म हो गया। अब वही सारांश पीछे जो वो है वही, अभी उत्तर प्रदेश का जो भी करंट अफेयर होगा वो भी हम करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।